इंपॉर्टेंट बात होती है, जब इतना सब इसका बड़ा रोल है तो ये क्यों मिसिंग है मेडिकल स्कूल से? हम डॉक्टर को पढ़ाया क्यों नहीं जाता? चलो खैर, नहीं पढ़ाया जाता तो हम तो पढ़ लें। आज हमने तो पढ़ाई की, हमने रिसर्च की, हमारा प्रोत्साहन प्रोग्राम डाइट में इसका बहुत बड़ा रोल है। आपने सुना होगा रोकोफेलर के बारे में। ही इज द मतलब सबसे रिचेस्ट मैन है वर्ल्ड के। इनकी रोकोफेलर फाउंडेशन भी है यूएस के। ही वॉज द ऑयल टाइकून। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि पहली इलेक्ट्रिक कार कब आई होगी। सोचे, पहली इलेक्ट्रिक कार बन गई थी 1830 में, और 1870 तक वो मार्केट में यानी रोड पे आ गई थी, प्रैक्टिकल हो गई थी। सोचिए, आज से 150 साल पहले अगर ये जो ट्रांजिशन आज आप देख रहे हो, अभी आई एम ड्राइविंग ए इलेक्ट्रिक कार सिंस 10 ईयर्स। आप लोगों ने तो तब शायद सुना भी नहीं होगा इलेक्ट्रिक कार के बारे में। मैं 10 साल से एक इलेक्ट्रिक कार चला रहा हूँ, रेवा E2O, और आज भी वो कारगर है, काम कर रही है। तो अगर हमने 150 साल पहले इलेक्ट्रिक कार्स को पे मूव कर रहा होता तो आपका एनवायरनमेंट सोचो कितना बढ़िया होता। आज आप जो जितना आप पोल्यूशन देख रहे हो कितना कम हो गया होता उसी वक्त। और सोने पे सुहागा हो जाता अगर टेस्ला, निकोला टेस्ला, जो एक बहुत ही बड़े एथिकल साइंटिस्ट कहूंगा थे, उन्होंने फ्री बिजली की इजाद करने की कोशिश सक्सेसफुल हो गई थी ऑलमोस्ट। लेकिन क्या होता, क्या है ना, इस दुनिया का जो नियम है ना, साइंटिस्ट और साइंस हमेशा हार जाता है पैसे के सामने, क्योंकि इसकी सारी रिसर्च फंड होती है बाय बिग लार्ज वेल्दी बिजनेसमैन। और अगर मोस्टली अगर देखा जाए, वैसे तो मैं नहीं बोलना चाहिए, एक्सेप्ट 1% ऑफ देम, उसके अलावा स्पेशली वेस्टर्न वेल्दी रिच बिजनेस टाइकून्स, जब वो फिलेंथ्रोपी पे आते हैं यानी कि चैरिटी पे आ जाते हैं, तो उनसे बड़ा डेंजर इस दुनिया के लिए कोई नहीं होता। ठीक है। जेपी मॉर्गन, आपने सुना होगा, मॉर्गन स्टैनले दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर है इस वक्त। मॉर्गन, जेपी मॉर्गन इनके फंडर थे निकोला टेस्ला के, और अचानक उन्होंने अपनी फंडिंग खींच ली, क्योंकि अगर ये फ्री टेस्ला फ्री बिजली दे देता तो किसको फायदा होना था? किसी को नहीं। और फिर इलेक्ट्रिक कार अगर आ जाती तो रोकोफेलर का तेल कौन खरीदता? ठीक है ना। तो ये ऑयल फंडिंग। और उसके बाद जो आपके मेडिकल फील्ड में क्या हुआ, आज जो भी मेडिकल करिकुलम आप फॉलो कर रहे हो ना, आज की डेट में जो हम मेडिकल स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, इसका इजाद, इसके बेसिस के पीछे है ये अगेन एक स्टील टाइकून है। इन्होंने रोकोफेलर को भी पीछे कर दिया था पैसे कमाने के उसमें। तो ही वॉज द रिचेस्ट अमेरिकन। तो क्या किया इन्होंने, एंड्रयू कार्नियर जी ने, इन्होंने एक रिपोर्ट फंड की, इसे फ्लेक्सनर रिपोर्ट कहते हैं। ये 1910 में पब्लिश हुई थी। मैंने आपको बताया ना, 1800 से 1930 तक होम्योपैथी का बोलबाला था। बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस, फिलाडेल्फिया, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, इवन आज की हमारी सबसे बड़ी जो फार्मा कंपनी है बोरिक एंड टफेल, इसका भी जन्म यूएस में हुआ था। तो यूएस और यूरोप में होम्योपैथी, कायरो प्रैक्टिशनर्स, नेचुरोपैथिक डॉक्टर्स, हर्बल मेडिसिन, इन सब का बहुत बोलबाला था। और इन सब के फाउंडर मोस्टली एलोपैथिक एमडीज थे। तो फिर उनको जब लगा कि भाई हमारी एलोपैथी में कुछ नहीं है, इस वक्त वेस्टेज है, हम नुकसान पहुंचा रहे, तो उन्होंने मूव किया टू अल्टरनेटिव थेरेपीज। बट 1930 के बाद धीरे 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 वेस्टर्न वर्ल्ड में होम्योपैथी खात्मा होगी। इंडिया में उसका बोलबाला बढ़ा उसके बाद, और आज तो पीक पे आ गई मैं कहूंगा। इसी तरह से ये सारी अल्टरनेटिव थेरेपीज 1930 के बाद धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई, और इंश्योरेंस का बोलबाला हो गया वेस्टर्न कंट्रीज में। बिना इंश्योरेंस के आप वहां डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकते किसी, क्योंकि डॉक्टर की फीस इतनी हाई है वहां पे। और ये इंश्योरेंस कंपनी ने इन सबको फंड करना बंद कर दिया। मतलब वो बोलते हैं कि हम होम्योपैथी डॉक्टर और इन सब के पैसे आपको नहीं देंगे, इस वजह से इनका धीरे धीरे खात्मा। और ये फ्लेक्सनर रिपोर्ट जो इन बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स ने की, ये कहती है कि होम्योपैथी, ट्रेडिशनल मेडिसिन, ऑस्टियोएक्लेटिक मेडिसिन सब झूठ है, सब फ्रॉड है, और इसको बंद कर देना चाहिए। और इन्होंने बिल्कुल, फ्लेक्सनर रिपोर्ट ने सारी मेडिकल करिकुलम का बेसिस बनाया यूएस में, और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने इसी रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हुए सारे मेडिकल करिकुलम को बदल दिया, जो आज आपके सामने आप देख रहे हो कि हम टेस्ट देखें, दवाइयां देखें। और जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आप रिफाइन करते हो तो बहुत सारे पेट्रोकेमिकल्स वेस्ट पैदा होते हैं, और ये जितनी भी आप मेडिसिन देखते हो ये सब पेट्रोकेमिकल वेस्ट के बेसिस पे बनती है। तो आज की डेट में आप जितनी मेडिसिन खा रहे हो सब पेट्रोकेमिकल डिराइव्ड है, और इससे फायदा किसका होना था? रोकोफेलर का और एंड्रयू कार्नेजी का।
तो इन सब के बारे में। और रिसेंटली आप देखिए ये रिपोर्ट छपी है द गार्डियन में, आप पढ़ सकते हैं कैसे रोकोफेलर एंड गेट्स फाउंडेशन, ये बहुत रिसेंट आजकल के जो फिलेंथ्रोपिस्ट अपने आप को कहते हैं, कैसे ये जीन एडिटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ला रहे हैं मार्केट में। कैसे, क्या अगर इनकी कोविड वैक्सीन इतनी कारगर थी, आज आप देख रहे हो ना कितनी यंग हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, आपने कैसे पॉलिसी ड्राइव कर दी, कैसे जबरदस्ती। बॉडी मेरी है, आप कौन होते हो मेरे को कहने वाले कि आप कोविड वैक्सीन लगाओ, जबरदस्ती है क्या? आप कैसे कह सकते हो पार्क में पुलिस वाले आके डंडा मार देते कि आप पार्क में नहीं घूम सकते। इसीलिए इनके खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए फॉरेन में। अगर आपकी इतनी खतरनाक मतलब इतनी इफेक्टिव वैक्सीन है आपकी, तो हम अनवैक्सीनेटेड से आपको क्या डर है? फिर आपकी तो वैक्सीन आपकी लगी, आप बचाओगे, है ना। और अब आप देख रहे हो जब ये डैमेज हैज बीन डन ऑलरेडी टू ए वेरी बिग पॉपुलेशन, और आपको साइंटिफिक जार्गन फेंक दिए गए आपके सामने कि भाई हर्ड इम्यूनिटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब आप देख रहे हो उसका असर धीरे धीरे, कितनी ऑटो इम्यून डिजीजेस बढ़ गई हैं इन रिसेंट 2 years, कितनी डायबिटीज बढ़ गई है, कितने हार्ट अटैक के यंग डेथ्स बढ़ गई है ड्यू टू दिस वैक्सीन। इसका फायदा किसको हुआ? क्यों? ये बिजनेस टाइकून्स जिनका एक भी पैसे का नॉलेज नहीं है मेडिकल फील्ड का, हम इनको अलाउ कर देते हैं टू डिराइव द पॉलिसी जस्ट बिकॉज दे हैव ह्यूज वेल्थ, एंड इसीलिए स्टेट्स इन्हीं की डिराइव्ड पॉलिसीज को फॉरवर्ड कर देते हैं। और हमारा फ्रीडम, जो मेरी बॉडी है, इस पे मेरा फ्रीडम होना चाहिए। मैं और मेरी फैमिली ने कोविड वैक्सीन नहीं लगाई है, वैसे मैं आपको ये बता दूं, और माय बोथ ऑफ माय डॉटर्स आर आल्सो कंप्लीटली वैक्सीन फ्री एक्सेप्ट बीसीजी जो उनको लेबर रूम में लग गया था। ऐसे कुछ आर्टिकल्स एंड रिसर्च पेपर्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं माइक मैगी के द्वारा। ही सेड फ्रॉम स्नेक ऑयल टू बिग मनी, हाउ अमेरिकन फार्मा का ये एक ब्लैक स्पॉट है, ठीक है। स्नेक ऑयल की बात इन्होंने रोकोफेलर फाउंडेशन के ऑयल से की है। अगेन दिस इज ए रिसर्च थीसिस सबमिटेड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू कनाडा। अब देखिए कैसे ये बता रहे हैं कि कैसे रोकोफेलर और गेट फाउंडेशन सारी गवर्नेंस को, ग्लोबल हेल्थ एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में पॉलिसी बनाने में इनका हाथ है। अब चलो मुद्दे पे आते हैं वापस। ये तो समझ लिया क्यों नहीं पढ़ाते, लेकिन हम तो पढ़ाई करें ना, हमें तो पता है, हमें तो नॉलेज चाहिए ना गट माइक्रोबायोम की, तो हम तो पढ़ लें एटलीस्ट, कि हमें तो अपने बीमारियों को हम बचा पाए। ये काफी कंट्रोवर्शियल वीडियो हो सकता है, और हो सकता है ये यूट्यूब कभी बाद में डिलीट भी कर दे। चलिए, इलिया मिकनिकोफ, ये एक रशियन साइंटिस्ट थे, इनको नोबेल प्राइज मिला था फैगोसाइटोसिस बताने, जो आपके न्यूट्रोफिल्स है ना, जो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इम्यूनिटी की, जो जाते हैं वायरसेस, फंगाई और बैक्टीरिया को खा जाते हैं। ये इन्होंने दर्शाया था, इन्होंने प्रूव किया था, और इनको इसके लिए 1907 में फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज मिला था। इलिया मिकनिकोव ने क्या किया था, बाद में कोलेरा बिफोर जब उनको मिला नोबेल प्राइज, उससे बहुत पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ही वॉज अ वेरी इंक्विजिटिव माइंड। तो फ्रांस में 1892 में कोलेरा एपिडेमिक आया, कोलेरा जो नॉर्मल दस्त करता है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया, इन्होंने कोलेरा ब्रोथ खुद पी ली, और जहां इतनी महामारी फैली थी इनको कुछ भी नहीं हुआ, ये ठीक रहे। बट क्योंकि एक अच्छे साइंटिस्ट को रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, तो इन्होंने उसका सैंपल साइज बढ़ाया, इन्होंने अपने कुलीग को भी वो पिलाई कोलेरा ब्रोथ, और वो भी ठीक रहा। ऐसे इन्होंने और कुलीग इंक्लूड किए। अब तीसरे कुलीग को जब पिलाई तो बहुत बुरी तरह बीमार हो गया, डेथ बेड पे पहुंच गया, बड़ी मुश्किल से उसको बचाया इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने ये इंटरप्रिटेशन निकाला इस बात से कि कुछ लोगों की गट माइक्रोबायोम में इतने अच्छे बैक्टीरिया हैं जो कोलेरा के बैक्टीरिया से कंपीट करते हैं और कोलेरा को बढ़ने नहीं देते, और कुछ का गट माइक्रोबायोम वीक होता है डिपेंडिंग ऑन उनकी हैबिट्स, जैसे वो जिए। तो इनका मानना था कि बैक्टीरिया हमारे दोस्त हैं, हमें बैक्टीरिया को बचा के रखना चाहिए। बट उस समय के डॉक्टर्स बैक्टीरिया को दुश्मन मानते थे, और इवन इतना कि कई लोगों तो बीमारियों में बहुत लार्ज पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन को रिमूव ही कर देते थे सर्जन्स। और इलिया मैकनिकोव, वही क्रिटिकल टाइम जो मैंने बोला, 1916 में इनकी डेथ हो गई। अब 1910 में फ्लेक्सनर रिपोर्ट आपके सामने आ गई। ये इनकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की उस वक्त की इनकी रिसर्च की एक फोटो है कि ये कोलेरा कैसे कंपीट कर रहा है बाकी बैक्टीरिया से जो गट माइक्रोबायोम है। अब 1916 में इनकी मृत्यु होगी। 1910 में फ्लेक्सनर रिपोर्ट आ गई, जिसको फंड किया इन सब अमीर लोगों ने। एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हो गए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू होने वाली थी, उसमें एंटीबायोटिक को धड़ल्ले से, जैसे वेपन इंडस्ट्री अपने आप को वॉर्स को बढ़ाती है ना, उनका फायदा वॉर्स कराने में ही है, वैसे ही एंटीबायोटिक्स को बेचने में ही फार्मा कंपनी का पैसा उस वक्त था। पेनिसिलिन आई थी,
सिजेरियन सेक्शंस कॉमन हो गए थे, डाइट्स हमारी वेस्टर्नाइज हो गई थी, सारी पैकेज फूड शुरू हो गया था, स्केलेबल मील्स आ गई थी जिसको हम स्केल कर सकते हैं, ठीक है, बड़े मात्रा में, जैसे मैकडोनल्ड्स का इजाद हो गया, KFCs आ गए, और हमने बैक्टीरिया को अपना दुश्मन मान लिया, जगह जगह स्टरलाइजर्स और ये लगा दिए। जैसे अभी रिसेंट भी आप देखते हैं, मैंने एक पैसा भी नहीं खर्च किया अपने क्लिनिक में फॉर दीज स्टेरलाइजर्स, जो आपने अपने बैक्टीरिया मार दी, ठीक है। अब 2-3 पाउंड यानी कि 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया आपकी बॉडी में 1 ट्रिलियन to 10 ट्रिलियन सेल्स है, मतलब आपकी बॉडी से 10 गुना सेल्स सिर्फ इस गट माइक्रोबायोम में है, और आप इतने घमंड से मैं शब्द का यूज करते हो। तो आप मैं नहीं हो, आप इस बैक्टीरियल कॉलोनी में रहने वाले एक छोटे से पैरासाइट हो। आपके सेल्स तो इससे 1/10 हैं सिर्फ नंबर में। तो हमारी जो हेल्थ है इनकी हेल्थ पे डिपेंड करती है, बिकॉज हमारी बॉडी का नंबर ऑफ सेल्स यही है एक्चुअली। अब इनकी इलियम मैक्नोवी की जो रिसर्च 100 साल तक गुम गई, और हमने एंटीबायोटिक और इसका इजाद कर दिया और बढ़ा दिया ताकि बीमारियां भी उस हिसाब से बढ़ गई। तो इनकी रिसर्च को दोबारा रिस्ट्रक्चर किया। एक इंस्टीट्यूट है APC माइक्रोबायोम आयरलैंड में इंस्टीट्यूट है, ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोबायोम पे ही रिसर्च करते हैं, और इंटरफेसिंग फूड एंड मेडिसिन, कैसे दवाइयों को और फूड को इंटर रिलेट करके हमें बीमारियों को ठीक करना है। ये वहीं के एक पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो हैं। इनका मानना है, जैसे इन्होंने बोला, कैसे फर्मेंटेड फूड और वीगन डाइट हमारे गट माइक्रोबायोम और ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने जो एक माइस लिया, माइस तो इनहेरेंटली कैट से डरता है ना, आपको पता ही है। इन्होंने उसकी गट में टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई की कॉलोनी को इंजेक्ट कर दिया आर्टिफिशियली, माइस की। और टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई कैट्स के अंदर बहुत मात्रा में पाया जाता है, और कैट्स उसका नेचुरल होस्ट होती है टॉक्सोप्लाज्मा, और उसको वो कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता। वैसे टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई बहुत सिवियर इंटेस्टिनल इन्फेक्शन कर देता है। तो ये देखा गया इनके एक्सपेरिमेंट में, जैसे उन्होंने इंजेक्ट किया ये, उसके बाद माउस का डर निकल गया कैट से, और वो उसके सामने लड़ने से पहुंच गया। बट ऑफ कोर्स कैट को क्या फर्क पड़ता है उससे, कैट का तो वो खाना बनना ही था। तो आप समझ सकते हो कि थोड़े से बैक्टीरिया के चेंज करते ही इवन इनहेरेंट जो आपके डर हैं, जो एवोल्यूशन से आपके साथ हैं, वो भी खत्म हो सकते हैं। तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हमारा गट माइक्रोबायोम और ब्रेन बहुत क्लोजली इंटर रिलेटेड है। कैसे हैं, उसके पीछे एनाटॉमिकल 4 चीजें हैं। एक है वेगस नर्व। वेगस नर्व जो हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करती है, यही हमारी हार्ट रेट बढ़ाती घटाती है, यही हमारे को स्ट्रेस में सारा रिस्पॉन्स इसी का होता है। उसके बाद न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर मैंने बताया, वो न्यूरॉन्स के थ्रू इंटेस्टाइन से ब्रेन तक पहुंचते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर इटसेल्फ, एंड देन इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून मॉड्यूलेशन भी इंटेस्टाइन के सेल्स के साथ ही होती है। एंड जैसे मैंने बोला, धीरे धीरे एवोल्यूशन के दौरान ये माइक्रोबायोम्स के जो जीन्स हैं, ये हमारे जीन्स के साथ मिल गए हैं। तो आप अपने आप को मैं कहना छोड़ दो, आज से आप एक इस कॉस्मिक वर्ल्ड का एक छोटा सा हिस्सा हो, जो कि एक पैरासाइट की तरह इस बॉडी में बस जी रहा है। यही है ना भगवत गीता में लिखा, हम सब एक इंटरकनेक्टेड लोग हैं। खैर वो एक अलग इशू है। हमारे ह्यूमन जीनोम में 20,000 जीन है, और इस माइक्रोबायोम के टोटल जीन्स को हम अगर काउंट करें सभी बैक्टीरिया के, तो ये हमारे जीन से 10 से 100 गुना तक हैं। तो आप समझ लो आपका जीनोम कितना छोटा सा हिस्सा है इस पूरी बॉडी में। और इसीलिए जो डाइट आप खाते हो इस माइक्रोबायोम को चेंज कर सकती है, और आपके DNA को भी चेंज कर सकती है, समझ रहे? तो और उसके बाद जो आपकी गलत डाइट है, वो क्योंकि आपके DNA में चेंजेस ला रही है, तो आपके आने वाली जनरेशंस के भी DNA को बदल सकती है, आपके आने वाले फ्यूचर जनरेशंस की भी बीमारियां और हेल्थ को डिसाइड करती है। क्योंकि इसके पीछे भी एक रिसर्च है, आपकी जो टीलोमेयर लेंथ है जो आपके क्रोमोसोम की, वो कम होती जाती है खराब खाने से, गलत आदतों से। तो टीलोमेयर लेंथ, टीलोमेयर्स के ऊपर ही हमारे जीन्स होते हैं। जैसे जैसे टीलोमेयर लेंथ कम होगी, आप अपने फ्यूचर जनरेशंस को भी बीमारियां देंगे। तो आपकी मेहनत आज की आपकी फ्यूचर के बच्चों की बीमारियों को भी दूर करती है। बट ये कोई बुरी खबर नहीं है, ये तो एक एम्पावरिंग न्यूज है कि कैसे हम सिर्फ छोटे मोटे चेंजेस कर दे अपने डाइट में, तो अपना और अपने आने वाली जनरेशन की बीमारियों के जीन्स को स्विच ऑफ कर सकते हैं, बीमारियों से बचाने वाले जीन्स को स्विच ऑन कर सकते हैं। और इसी फील्ड को एपिजेनेटिक्स कहते हैं।